गुड आफ्टरनून एवरीवन। पिछले एपिसोड में मैं आपको इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में बता रहा था। बहुत कुछ प्रॉपर्टीज़ फार्मूले मैंने एक्सप्लेन करे, लेकिन अभी भी उसमें बहुत कुछ बाकी है। तो आज मैं इलेक्ट्रिक डाइपोल को कंप्लीट करना चाहता हूँ और उसके बाद फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी कैसे फाइंड करते हैं किसी सिस्टम का, उसको आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो आप मेरे साथ बने रहिएगा और सीरियस रहिएगा, आपको समझ में ज़रूर आएगा। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले मैं इलेक्ट्रिक डाइपोल के जो बचे हुए टॉपिक उसको कंप्लीट करने जा रहा हूँ। आप इसको केयरफुल्ली वॉच करिए, देखिए फिर। इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरैक्शन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। फॉर्मूला होता है इंटरैक्शन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल का माइनस पी डॉट ई। पी डॉट ई को ओपन करते हो तो आता है माइनस पी कॉस थीटा, व थीटा इज एंगल बिटवीन पी वैक्टर एंड ई वैक्टर। बच्चों, इस फार्मूले को डायग्राम से समझो। आपके इस डायग्राम में एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड शो करा हुआ है। इलेक्ट्रिक फील्ड की सारी लाइंस पैरेलल हैं, इक्विस्पेस्ड हैं और डायरेक्शन राइटवर्ड है। इसको कहते हैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। इसमें इंक्लाइन पोजीशन में एक शॉर्ट डाइपोल रखा हुआ है। इस डाइपोल का जो डाइपोल मोमेंट वेक्टर पी है वो वेक्टर ई के साथ थीटा एंगल फॉर्म कर रहा है। इस गिवन पोजीशन में इसकी इंटरैक्शन पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला माइनस पी डॉट ई, दैट इज माइनस पी कॉस थीटा होगा। डेरिवेशन आपको बाद में मैं दे दूंगा, अभी आप फार्मूले को सीख लो। और ये टॉपिक मैं अपने बुक से पढ़ा रहा हूँ, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड कैपेसिटर्स वॉल्यूम 1 से पढ़ा रहा हूँ। फिर होता है बच्चों वर्क डन इन रोटेटिंग एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम थीटा इक्वल्स थीटा 1 to theta equals theta 2 पोजीशन। सिमिलर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड फिर से दिखाया हुआ है। उसमें इलेक्ट्रिक डाइपोल को पहले इनिशियली इस पोजीशन में रखा हुआ था। उसका डाइपोल मोमेंट पी वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ थीटा 1 फॉर्म कर रहा है। अब सपोज मैं हूँ एक्सटर्नल एजेंट, इस डाइपोल को पकड़ के एंटी क्लॉकवाइज सेंस में धीरे धीरे रोटेट कर रहा हूँ। बच्चों, इसको रोटेट करने का जो प्रोसेस है वो वेरी स्लोली होना चाहिए। इसको धीरे धीरे एंटी क्लॉकवाइज में रोटेट करके यहाँ पे ले आता हूँ। डाइपोल का ओरिएंटेशन चेंज हो जाता है और इसका डाइपोल मोमेंट वेक्टर पी इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन से अब एक डिफरेंट एंगल थीटा 2 बनाने लगता है। इस पूरे प्रोसेस में मैं एजेंट हूँ, वर्क करूँगा और मेरा जो वर्क डन होगा वो इस फार्मूले से गवर्न होगा। वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट डेल्टा W12 PE इंटू कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2, ये फार्मूला होगा बच्चों। इसमें कंडीशन होता है कि इसको एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करने में जो एजेंट वर्क करेगा वो वेरी स्लोली करेगा, इन द एब्सेंस ऑफ ग्रेविटी एंड फ्रिक्शन करेगा। मतलब ग्रेविटी फोर्स को यहाँ पे ज़बरदस्ती जीरो माना गया है, फ्रिक्शनल फोर्स को भी ज़बरदस्ती जीरो माना गया है, और तब ये वर्क डन का फार्मूला ऐसे मिलता है। अच्छा, अगर वो क्लॉकवाइज भी रोटेट करता तो भी यही फार्मूला यूज होता। बस कन्वेंशन होता है इलेक्ट्रिक फील्ड से एंटी क्लॉकवाइज सेंस में जो एंगल होगा उसको प्लस साइन में लेंगे और जो क्लॉकवाइज सेंस में एंगल होगा उसको माइनस साइन में लिया जाता है। इसलिए मैं यहाँ पे क्या है, ट्रेडिशनली इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाने की कोशिश किया हूँ। तो जो न्यू एंगल थीटा 2 बनेगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड के कंपेरिजन में एंटी क्लॉकवाइज बनेगा और थीटा 1 भी एंटी क्लॉकवाइज था, तो दोनों के वैल्यू यहाँ पे प्लस साइन में पुट किया जाएगा और वर्क डन को यहाँ से निकाला जाएगा। बच्चों, ये वर्क डन का फॉर्मूला मैं पिछले एपिसोड में बताया था, आज मैं इसको डायग्राम की वजह से री एक्सप्लेन किया हूँ।
Then interaction potential energy between two short dipoles. बच्चों इसमें जो दो डाइपोल लिए जाएंगे उनको शॉर्ट डाइपोल एज्यूम करा गया है, उनकी लेंथ बहुत छोटी मानी गई है एज कम्पेयर टू वाई। इस फार्मूले को बताने से पहले मैं इसका डायग्राम एक्सप्लेन करूंगा, पहले वो देखो। हॉरिजॉन्टल ओरिएंटेशन फर्स्ट डाइपोल का है और ये उसका P1 वेक्टर है। इस डाइपोल के सेंटर से थीटा एंगल पर किसी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर आर दिखा दो, shown by green color. This is position vector of certain point with respect to center of the first dipole given as position vector r. मान लो कि पोजीशन वेक्टर थीटा एंगल बना रहा है, P1 वेक्टर के साथ थीटा एंगल फॉर्म कर रहा है। तो जो पोजीशन वेक्टर का ओरिएंटेशन है उसी ओरिएंटेशन में उसी के पैरेलल P2 को फिट कर दो। बच्चों जो P2 है वो सेकेंड डाइपोल का डाइपोल मोमेंट वेक्टर है और सेकेंड डाइपोल का जो सेंटर है उसी का पोजीशन वेक्टर आर यहाँ पे दिखाया हुआ है। इस फार्मूले को बताने से पहले P2 वेक्टर का वेक्टर आर के पैरेलल होना जरूरी है और P2 जो सेकेंड डाइपोल का सेंटर है उसी का ये पोजीशन वेक्टर आर है। बच्चों डायग्राम के मुताबिक P2 वेक्टर और P1 वेक्टर दोनों के बीच का एंगल क्या माना जाएगा? थीटा। इस पर्टिकुलर पोजीशन के लिए इन दोनों डाइपोल के बीच में एक इंटरैक्शन पोटेंशियल एनर्जी होएगा और उस इंटरैक्शन पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला यहाँ आपको बताया जा रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉम्पिटिशन्स में कई बार रिपीट हुआ है। ये नेगेटिव साइन में आता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p1 p2 cos थीटा ओवर आर क्यूब, ये फॉर्मूला बच्चों आता है। एंड थीटा इज एंगल बिटवीन P1 वेक्टर एंड P2 वेक्टर, r distance between their centers and see the below figure for the difference। बच्चों ये माइनस साइन में आता है। इंटरैक्शन पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन टू शॉर्ट डाइपोल्स का ये फार्मूला होता है। देन नेक्स्ट फार्मूला होगा इंटरैक्शन फोर्स बिटवीन टू शॉर्ट डाइपोल्स। बच्चों डाइपोल जिस तरह से डायग्राम में रखा हुआ है उसी तरह से अगर रखा जाए तो उनके बीच में एक्शन रिएक्शन इंटरैक्शन फोर्स वर्क करता है गवर्न बाय न्यूटन्स थर्ड लॉ। उस फोर्स के मैं फार्मूले को डिस्क्राइब करने जा रहा हूँ, उससे पहले मैं डायग्राम ज़रा फिर से बता दूँ। ये डायग्राम वैसे ही बना जैसे पिछले डायग्राम में बना था। P1 वेक्टर हॉरिजॉन्टल, P2 वेक्टर इंक्लाइन और P2 के जो सेकेंड डाइपोल का सेंटर है उसका पोजीशन वेक्टर shown by green color, this is position vector r, and P2 is exactly parallel to vector r and the angle between P1 and P2 is again theta। बच्चों इसमें ये डिराइव करने पर मिलता है कि जो सेकेंड डाइपोल है उस पर फर्स्ट डाइपोल की वजह से इंक्लाइन डायरेक्शन में एक फोर्स लगता है शोन बाय एफसी वेक्टर। ये फोर्स किसने लगाया? फर्स्ट डाइपोल ने लगाया सेकेंड डाइपोल के ऊपर, ऐसे इंक्लाइन डायरेक्शन में ऐसे ही आता है। और ये जो एफसी वेक्टर है इसका पोजीशन वेक्टर आर से एंटी क्लॉकवाइज सेंस में बनने वाला जो एंगल है वो सपोज फाई है। बच्चों न्यूटन्स थर्ड लॉ कहता है कि अगर फर्स्ट डाइपोल ने सेकेंड डाइपोल पे एफसी लगाया तो सेकेंड डाइपोल भी फर्स्ट डाइपोल पर इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगाएगा, तो उसको वेक्टर में हम लोग लिखते हैं माइनस एफसी वेक्टर। दिस इज फोर्स अप्लाइड बाय सेकेंड डाइपोल ऑन द फर्स्ट डाइपोल, इक्वल एंड अपोजिट। तो बच्चों इसमें एफसी का मैग्नीट्यूड और ये जो उसका ओरिएंटेशन है एंगल फाई डिराइव करने पर इसके दो फार्मूले आते हैं, वो मैं सिखाने जा रहा हूँ। सो मैग्नीट्यूड ऑफ एफसी कम्स आउट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p1 p2 अपॉन r पावर 4
√1 + 8 cos square theta, where theta is the angle between P1 and P2 vector and r is distance between the centers, and the orientation of FC phi equals tan inverse 1/3 tan theta। ये बच्चों फाई का फार्मूला हो गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इस पे भी क्वेश्चन पूछे गए हैं कई बार। इसको आप लर्न कर लोगे तो न्यूमेरिकल करना इजी हो जाएगा। तो मैंने इस फाई का फार्मूला आपको बता दिया और एफसी का मैग्नीट्यूड बता दिया। तो ये दो फार्मूले आप लर्न किए रहो, और ये था इंटरेक्शन फोर्स। देन नेक्स्ट टॉपिक, interaction potential energy and interaction force between two short dipoles for end-on और axial position। बच्चों अभी थोड़ी देर पहले मैंने दो इंक्लाइन डाइपोल्स के लिए इंटरेक्शन यू का ये फार्मूला सिखाया और इंटरेक्शन फोर्स के मैग्नीट्यूड का ये फार्मूला सिखाया। अब इस फार्मूले को इन डाउन पोजीशन में हम लोग कैसे यूज करेंगे देखो, और फाई का भी ये फार्मूला सिखाया। बच्चों इन डाउन पोजीशन को पहले डायग्राम से समझ लो। इसमें माना ये गया है कि P1 वेक्टर राइटवर्ड है, आई मीन फर्स्ट डाइपोल का ओरिएंटेशन राइटवर्ड है, और उसके सेंटर से एक हॉरिजॉन्टल लाइन बना दी जाए और उसी हॉरिजॉन्टल लाइन पर P2 वेक्टर को फिट कर दिया जाए, और P2 का सेंटर और P1 का सेंटर उनके बीच में डिस्टेंस r दिखा दिया जाए। बच्चों इस डायग्राम के मुताबिक P1 और P2 पैरेलल होंगे, और जो फर्स्ट डाइपोल का एक्सिस है उसी एक्सिस के लॉन्ग P2 का ओरिएंटेशन है। तो सेकेंड डाइपोल की जो पोजीशन है इसको एक्सियल पोजीशन और इन डाउन पोजीशन कहा जाएगा। बच्चों डिराइव करने पर इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन फोर्स आएगा। P2 पे FC लेफ्टवर्ड आएगा, P1 पे माइनस FC राइटवर्ड आएगा। ये इक्वल एंड अपोजिट होंगे। अच्छा, P1 P2 पैरेलल होंगे तो दोनों के बीच का एंगल थीटा की वैल्यू क्या होगी, 0 होएगी, और ये अट्रैक्शन फोर्स आएगा। इसका फॉर्मूला देखो, इफ यू पुट थीटा इक्वल्स 0 इन ईच फार्मूला, ऊपर जो फार्मूला दिखाया हूँ बच्चों, थीटा को यहाँ 0 रख दो, cos 0 1, इंट्रैक्शन यू का ये नेगेटिव फार्मूला आएगा, -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2P1 P2 अपॉन r क्यूब। बच्चों मैं आपको एक बेसिक आइडिया दे रहा हूँ, जब भी दो बॉडी के बीच में इंट्रैक्शन यू नेगेटिव आता है तो फोर्स अट्रैक्शन ही होता है, और वो अभी डायरेक्शन आपको समझ में आ जाएगा। और उस अट्रैक्शन फोर्स का मैग्नीट्यूड का ये जो फार्मूला बता चुका हूँ, उसमें थीटा की जगह पे यहाँ 0 रख दो, तो cos 0 1 होगा, यहाँ बचेगा 8, 8 + 1 9, रूट के बाहर 3, 3 × 2 6। बच्चों FC का मैग्नीट्यूड इतना आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 6P1 P2 अपॉन r पावर 4। अट्रैक्शन फाई का ये जो फार्मूला बता चुका हूँ, यहाँ भी थीटा को 0 रख दो, tan 0 0 into 1/3 is also 0 and tan inverse 0 is 0, so phi comes out 0। प्यारे बच्चों जब phi की वैल्यू 0 होती है तो FC वेक्टर और P2 वेक्टर अपोजिट होते हैं। क्यों होते हैं इसको मैं आपको डायग्राम से समझा रहा हूँ, ज़रा समझो कि phi की वैल्यू 0 होने पर FC वेक्टर और P2 वेक्टर अपोजिट आते हैं। डायग्राम से समझो इसको। बच्चों इस डायग्राम को आप ध्यान से देखो, अगर डिराइव करने पर किसी कंडीशन में phi 0 आएगा, phi 0 आने का मतलब ये जो FC होगा वो ऐसे ग्रीन कलर के एरो पे ऐसे डाउनवर्ड आएगा ना, तो FC डाउनवर्ड आएगा और P2 तो अपवर्ड दिखाया ही गया है, तो P2 वेक्टर अपवर्ड, FC वेक्टर डाउनवर्ड, यानी कि ये दोनों अपोजिट आते हैं। ऐसे कब आएंगे बच्चों, जब phi 0 आएगी। आपके क्वेश्चन में यही हुआ है, आपके इस कंडीशन में यही होगा बच्चों
इस फार्मूले में थीटा 0 रखने पर फाई 0 आता है, मतलब एफसी वेक्टर और P2 वेक्टर अपोजिट दिखने चाहिए। वो डायग्राम में मैंने दिखाया है, देखो। एक्सियल पोजीशन में P2 राइटवर्ड था, एफसी अपोजिट यानी कि लेफ्टवर्ड दिखना चाहिए, और ये दोनों इक्वल एंड अपोजिट हुआ करते हैं गवर्न बाय न्यूटन्स थर्ड लॉ। इसको फिर राइटवर्ड दिखाना पड़ेगा और इसको वेक्टर में माइनस एफसी लिखना होगा। बच्चों, ये जो इनवर्ट फोर्स एक दूसरे पे लगाएंगे, आप समझ सकते हो कि अट्रैक्शन पैदा करेगा। ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगे। ये आपका पहला केस हो गया। अगर थीटा को 180 लिया जाए तो क्या होगा? बच्चों, फार्मूला फिर से इस्तेमाल करो। यहाँ पे लिखो 180। तुम्हें पता होगा कि कॉस 180 -1 होता है। -1 इंटू -1 इज +1, तो फार्मूला मिलेगा 1/4πε0 2p1 p2 अपॉन r3। इस बार यू इंटरेक्शन प्लस में आएगा। जब भी इंटरेक्शन यू पॉजिटिव होता है बच्चों, उनके बीच का जो इंटरेक्शन फोर्स होता है वो रिपल्शन होता है। मैं इसको समझा भी दे रहा हूँ। इंटरेक्शन फोर्स के इस फार्मूले में यहाँ थीटा को 180 रखो। तुम्हें पता है cos 180 -1 होता है। -1 का होल स्क्वायर +1 होगा। फिर से बचेगा 8 से 8 + 1 अगेन 9, रूट के बाहर 3, 3 इंटू 2 अगेन 6। बच्चों, मैग्नीट्यूड तो दोबारा से वही मिलेगा, लेकिन यू इंट्रैक्शन प्लस आया था तो नेचर इसका रिपल्शन होगा। वो भी मैं समझा दे रहा हूँ कि रिपल्शन क्यों होगा। फाई के इस फार्मूले में थीटा को यहाँ पे 180 रखो। तुम्हें पता होगा tan इनवर्टी 0 होता है, तो 1/3 से करोगे तो ये 0 आएगा, और tan इनवर्स 0 का मतलब 0 ही होगा, तो यहाँ पे फिर से फाई 0 आएगा। बच्चों, थोड़ी देर पहले सिखाया हूँ, फाई 0 होने का फिजिकल मीनिंग कि P2 वेक्टर और एफसी वेक्टर अपोजिट होते हैं। लेकिन इस बार थीटा तो आपने 180 लिया है, तो सेकेंड डायग्राम देखो। थीटा 180, थीटा क्या था बच्चों? एंगल बिटवीन P1 वेक्टर एंड P2 वेक्टर। इसका मतलब क्या है कि अगर P1 राइटवर्ड दिखाओगे तो फिर P2 को लेफ्टवर्ड दिखाना होगा। जब इन दोनों का अपोजिट दिखाओगे तभी उन दोनों के बीच का थीटा 180 माना जाएगा। लेकिन फाई 0 आने का फिजिकल मीनिंग क्या था बच्चों? फाई 0 आने का फिजिकल मीनिंग था कि एफसी वेक्टर और P2 वेक्टर अपोजिट होने चाहिए। अगर फाई 0 आया है तो P2 तो यहाँ लेफ्ट दिखा चुके हो, तो एफसी को राइटवर्ड दिखाना पड़ेगा। और न्यूटन्स थर्ड लॉ से अगर P2 पे एफसी राइटवर्ड दिखाओगे तो P1 पे लगने वाला फोर्स लेफ्टवर्ड दिखाना पड़ेगा, क्योंकि इसको माइनस एफसी लिखना होगा गवर्न बाय न्यूटन्स थर्ड लॉ। इंटरेक्शन फोर्सेज आर ऑलवेज इक्वल एंड अपोजिट। तो डेरिवेशन तो आपने एफसी का किया है, और न्यूटन्स थर्ड लॉ लगा के इस पे जो फोर्स लगेगा उसको अपोजिट दिखा दो और वेक्टर नोटेशन में माइनस एफसी लिख डालो। तो मैंने आपको समझा दिया कि ये दोनों डाइपोल एक दूसरे पर इक्वल एंड अपोजिट आउटवर्ड फोर्स लगाएंगे। एफसी इस पे राइटवर्ड आएगा, माइनस एफसी लेफ्टवर्ड आएगा, और ये आउटवर्ड होने की वजह से दोनों एक दूसरे पर रिपल्शन फोर्स लगाएंगे, एक दूसरे से दूर जाने की कोशिश करेंगे। इस वाले केस में बच्चों ये दोनों इनवर्ट थे। इनवर्ट होने की वजह से ये दोनों एक दूसरे को खींचेंगे, आई मीन पुल करेंगे। यहाँ पे कंडीशन अट्रैक्शन होगा और यहाँ पे कंडीशन रिपल्शन होगा। ये मैं डिराइव करके आपको फार्मूले में वैल्यू रख के दिखाया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये फार्मूले आप इसको लर्न कर लेना। ये है यू इंटरेक्शन का फार्मूला और ये रिपल्शन फोर्स का फार्मूला। उसी तरह से ये था यू इंटरेक्शन का फार्मूला और ये था अट्रैक्शन फोर्स का फार्मूला। टैक्सिल पोजीशन तो आपने डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट केस होगा बच्चों interaction potential energy and interaction force between two star dipoles for broadside on or equatorial position।
बच्चों, आप ब्रॉड साइड ऑन इक्वेटोरियल पोजीशन को बेहतर समझते हो। पहले मैं इसका डायग्राम समझा दूँ। ये आपका फर्स्ट डाइपोल, ओरिएंटेशन हॉरिजॉन्टली राइटवर्ड, गिवन राइटवर्ड। इस पर एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना दो और इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का जो ओरिएंटेशन वर्टिकल है उसी के पैरेलल एक P2 वेक्टर फिट कर दो एंड P2 इज डाइपोल मोमेंट ऑफ सेकेंड डाइपोल। बच्चों, डायग्राम बता रहा है कि एंगल बिटवीन P2 वेक्टर एंड P1 वेक्टर इज 90। सो विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट डाइपोल, सेकेंड डाइपोल की जो पोजीशन होगी वो ब्रॉड साइड ऑन मानी जाएगी। और कहा गया है कि सेकेंड डाइपोल का जो सेंटर है उसका फर्स्ट डाइपोल के सेंटर से जो डिस्टेंस है वो स्मॉल आर है। सबसे पहले हम लोग इंटरैक्शन यू का फार्मूला निकालेंगे, फिर इंटरैक्शन फोर्स का फार्मूला निकालेंगे। देखो बच्चों, ये जो ओरिजिनल फार्मूला आपको मैं सिखा रखा हूँ, इस फार्मूले में थीटा को इस बार 90 रखो, यहाँ भी थीटा को 90 रखो, यहाँ भी थीटा को 90 रखो। So if we put theta equals 90 in each formula, so first we put here 90 and you already know that cos 90 is 0, so interaction u comes out 0. Similarly बच्चों, FC के फार्मूले में 90 रखो, तुम्हें पता है cos 90 0 होगा, केवल 1 बचेगा, तो FC का मैग्नीट्यूड खाली इतना आएगा। I mean magnitude of FC comes out only this. अब बच्चों, ये अट्रैक्शन होगा कि रिपल्सन अभी समझाने जा रहा हूँ। फिलहाल ये फार्मूला 2 में आएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p1 p2 अपॉन r पावर 4। फाई निकालो, यहाँ पे 90 रखो, यू नो tan 90 infinity and 1/3 tan 90 is also infinity and tan inverse infinity comes out 90। ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ते हो बच्चों। इस बार फाई की वैल्यू क्या आएगी? 90। इसका मीनिंग क्या हुआ कि P2 वेक्टर और FC वेक्टर के बीच में एंगल 90 आएगा। बच्चों, जो आप पहला फार्मूला दिखाए थे वहाँ P2 के साथ एंटी क्लॉकवाइज बनने वाले एंगल को फाई दिखाए थे, आप याद करो। तो P2 अपवर्ड है तो उस एंटी क्लॉकवाइज बनने वाला एंगल जो फाई होगा इस बार 90 होगा, तो FC का डायरेक्शन इस पे राइटवर्ड आएगा, राइटवर्ड आएगा। गॉट इट? तो फाई 90 होने की वजह से FC को राइटवर्ड दिखाओगे। और न्यूटन थर्ड लॉ कहता है कि फिर इस वाले डाइपोल पे माइनस FC लेफ्टवर्ड लगना चाहिए, क्योंकि ये दोनों इक्वल एंड अपोजिट होते हैं। ये जो ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन है बच्चों, FC आएगा राइटवर्ड, माइनस FC आएगा लेफ्टवर्ड, और इनके बीच इंट्रैक्शन यू आएगा 0। और एक मज़े की बात, इनके सेंटर को मिलाने वाली लाइन पर FC का कंपोनेंट इधर 0 आएगा, माइनस FC का कंपोनेंट 0 आएगा। मतलब इस लाइन पे कोई अट्रैक्शन फोर्स नहीं होगा, कोई रिपल्सन फोर्स नहीं होगा। बच्चों, ऐसी सिचुएशन में अट्रैक्शन भी 0 कहते हैं और रिपल्सन को भी 0 कहते हैं। लेकिन बच्चों, मैकेनिक्स में आपको मैं पढ़ाऊंगा कि टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस acting at two different points of a system having certain distance between them, I mean उनका line of action कॉमन नहीं होना चाहिए और फोर्सेस इक्वल एंड अपोजिट होना चाहिए, तो ऐसी सिचुएशन को कपल कहते हैं। ये जो पेयर ऑफ फोर्सेस है बच्चों, ये कपल फॉर्म करते हैं। और कपल का मतलब ये सिस्टम को रोटेट करने की कोशिश करेंगे। और अगर ध्यान से देखा जाए, ये राइटवर्ड लेफ्टवर्ड मिलके इस पे कपल मोमेंट आएगा क्लॉकवाइज, और ये दोनों मिलके इसको क्लॉकवाइज रोटेट करने की कोशिश करेंगे। इस सिचुएशन में ना अट्रैक्शन होगा ना रिपल्शन होगा। इनफैक्ट ये पेयर ऑफ फोर्सेस मिलकर ये मैग्नीट्यूड होगा फोर्स का, और दोनों फोर्स मिलकर आपके दोनों डाइपोल के सिस्टम को रोटेट करने की कोशिश करेंगे।
सो दे विल फॉर्म कपल। इसलिए मैंने यहाँ पे कपल टर्म इस्तेमाल किया है, अट्रैक्शन रिपल्सन टर्म इस्तेमाल नहीं किया है। ये तो हो गया ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन। अब इसमें नेक्स्ट टॉपिक है रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट। बच्चों मान लो आपके क्वेश्चन में टोटल n इलेक्ट्रिक डाइपोल्स गिवन है और उनके n डाइपोल मोमेंट वेक्टर्स गिवन है, ओरिएंटेशन उनका अलग अलग है, और सारे डाइपोल मोमेंट्स का मुझको क्या चाहिए होगा, वेक्टर रिजल्टेंट चाहिए होगा, एंड दैट इज डिनोटेड बाय पी नेट वेक्टर। तो वेक्टर एक्सप्रेशन तो आप ऐसे ही लिखोगे, लेकिन डायग्राम में कैसे दिखाओगे वो देखो। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, P1, P2, P3 डॉट डॉट Pn। बच्चों ये जो n डाइपोल मोमेंट वेक्टर्स हैं उन सभी वेक्टर्स का इनिशियल ओरिजिन पे रख के उनका ओरिएंटेशन मैंने दिखा दिया। नाउ सपोज एंगल बिटवीन P1 वेक्टर एंड x एक्सिस is θ1, between P2 vector and x-axis is θ2, between P3 and x-axis is θ3, between Pn and x-axis is θn। ऐसे दिखा दो। उसके बाद क्या करो, P1 को i कैप j कैप में आप कैसे लिखोगे। वेक्टर अलजेब्रा में मैंने पढ़ाया आपको, अगर कोई 2 डायमेंशनल वेक्टर है तो उसका एक्स वाई कंपोनेंट निकालो। बच्चों P1 का x कंपोनेंट कितना आएगा, P1 cos θ1 आएगा, और y कंपोनेंट कितना आएगा, P1 sin θ1 आएगा। x कंपोनेंट में i कैप लगा दूँ और y कंपोनेंट में j कैप लगा दूँ, इन दोनों को सम कर दो। वेक्टर अलजेब्रा में पढ़ाया गया कि दिस कंप्लीट एक्सप्रेशन इज फॉर P1 वेक्टर, ऐसे पढ़े हो आप। सिमिलरली बच्चों P2 वेक्टर को आप कैसे दिखाओगे, P2 cos θ2 इंटू y कैप प्लस P2 sin θ2 इंटू z कैप। दिस इज कंप्लीट एक्सप्रेशन फॉर P2 वेक्टर। इसी तरह से बच्चों P3 वेक्टर को कैसे लिखोगे, P3 cos θ3 इंटू y कैप प्लस P3 sin θ3 इंटू z कैप प्लस डॉट 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 डॉट। Pn वेक्टर को कैसे लिखोगे, Pn cos θn इंटू y कैप प्लस Pn sin θn इंटू z कैप। बच्चों इतना लिखने के बाद आप i कैप को ले लो कॉमन। जब i कैप कॉमन लोगे तो ब्रैकेट में आएगा P1 cos θ1 प्लस P2 cos θ2 प्लस P3 cos θ3 प्लस Pn cos θn। बच्चे इसको शॉर्ट सिंबल में कैसे लिखते हो, शॉर्ट में लिखते हो सिग्मा P cos थीटा इंटू आई कैप। इसी तरह से j कैप ले लो कॉमन। जब j कैप कॉमन लोगे तो ब्रैकेट में क्या आएगा, P1 sin θ1 प्लस P2 sin θ2 प्लस P3 sin θ3 प्लस डॉट 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 Pn sin θn। शॉर्ट सिंबल में बच्चों कैसे लिखोगे, सिग्मा P sin थीटा इंटू j कैप। इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि जो नेट डाइपोल मोमेंट वेक्टर है उसका ये x कंपोनेंट कहलाएगा और ये y कंपोनेंट कहलाएगा। इसका डायरेक्शन पॉजिटिव x में होगा अगर ये प्लस में आया, इसका डायरेक्शन पॉजिटिव y में होगा अगर ये प्लस में आया। तो एक और डायग्राम बना लो और उसमें इसको दिखाने के लिए सिर्फ ये 2 कंपोनेंट अलग अलग दिखाओ। तो बच्चों मैंने फिर से एक्स वाई एक्सिस बना दिया और इसको एक्स कंपोनेंट बना दिया, सिग्मा P cos थीटा i कैप। इसको y कंपोनेंट बना दिया, सिग्मा P sin थीटा j कैप। इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो नेट डाइपोल मोमेंट होगा अकॉर्डिंग टू पैरेललोग्राम लॉ। बच्चों इन दोनों कंपोनेंट को लेकर
एक रेक्टेंगल पैरेललोग्राम कंप्लीट करो। इंटरसेक्शन पॉइंट से जो डायगोनल पास करता है टर्मिनल आउटवर्ड बना दो, shown by red color. This will represent resultant of these two components, that is called net dipole moment vector. And suppose this is making angle phi with the direction of positive x axis. तो बच्चों अब हम लोग पैरेललोग्राम ला इस्तेमाल करें और पी नेट का मैग्नीट्यूड निकालें। तो पी नेट का मैग्नीट्यूड कैसे आएगा देखो, वेक्टर अलजेब्रा में आप पढ़ चुके हो कि मॉडुलस ऑफ पी नेट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ स्क्वायर ऑफ एक्स कंपोनेंट प्लस स्क्वायर ऑफ वाई कंपोनेंट। इन दोनों की वैल्यू यहाँ पे रख लेना, पी नेट का मैग्नीट्यूड आएगा। फाई निकालने के लिए कैसे करोगे, tan इनवर्स। बच्चों इस डायग्राम को देखो, tan फाई की वैल्यू कैसे आएगी, हाइट अपॉन बेस। सो हाइट इज सिग्मा पी साइन थीटा एंड बेस इज सिग्मा पी कॉस थीटा। फिर tan इनवर्स ले लोगे तो फाई की वैल्यू आ जाती है tan इनवर्स सिग्मा पी साइन थीटा अपॉन सिग्मा पी कॉस थीटा। तो बच्चों इस फार्मूले से नेट डाइपोल मोमेंट का मैग्नीट्यूड आएगा और इस फार्मूले से नेट डाइपोल मोमेंट का ओरिएंटेशन आएगा विथ रिस्पेक्ट टू पॉजिटिव एक्स। इस तरह से कंप्लीट एनालिसिस हम लोग इसका कर पाते हैं। अब आपका नेक्स्ट टॉपिक होगा इंटरैक्शन इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ मेनी चार्ज सिस्टम। पहले हम लोग बच्चों इसका डेफिनेशन बनाएंगे, उसके बाद फिर इसके फॉर्मूले को समझेंगे। सो डेफिनेशन इज द इंटरैक्शन इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ फिक्स्ड चार्जेस is defined as the work done by an external agent to assemble the system, bringing in each charge from infinity very slowly in the absence of gravity and friction। बच्चों हम जो फार्मूला अभी यूज करेंगे डेरिवेशन आपको वॉल्यूम 2 में दूंगा, तो इस डेफिनेशन का मैं आपको पहले मीनिंग समझा दूं कि इसका मीनिंग क्या हुआ। प्यारे बच्चों मान लो कि ये कोई सिस्टम ऑफ चार्जेस है, इसमें बहुत सारे चार्जेस रखे हुए हैं, Q1, Q2, Q3, Qn, ऐसा एज्यूम कर लो कि n चार्जेस रखे हैं। बच्चों साइज मैटर नहीं करता, ये छोटे भी हो सकते हैं बड़े भी हो सकते हैं। अगर आपसे कोई पूछे कि एक सिस्टम बाउंड्री बना लो और इस सिस्टम की इंटरैक्शन पोटेंशियल एनर्जी बताओ, तो बच्चे जो अभी मैं आपको डेफिनेशन बताया हूँ उस डेफिनेशन के मुताबिक माना गया है कि Q1 इधर इन्फिनिटी पे रखा हुआ है, Q2 उधर इन्फिनिटी पे रखा हुआ है, Q3 इधर इन्फिनिटी पे रखा हुआ है। बच्चों सबको एक साथ नहीं रखना होगा, हर दो के बीच सेपरेशन इनफाइनाइट होना ही चाहिए, और अगर nth चार्ज होगा तो उधर इन्फिनिटी पे रखा हुआ है। सभी चार्जेस अपनी साइज की तुलना में इनफाइनाइट सेपरेशन पे रखे हुए हैं। मैं हूँ एजेंट, एक्सटर्नल एजेंट, मैं इन्फिनिटी पर जाता हूँ, बारी बारी से जाता हूँ और पहले इन्फिनिटी से Q1 को ला के यहाँ पे रखता हूँ, फिर इन्फिनिटी से Q2 को ला के यहाँ पे रखता हूँ, फिर इन्फिनिटी से Q3 को ला के यहाँ पे रखता हूँ और फिर Qn को ला के यहाँ पे रखता हूँ। तो इन सभी चार्जेस को वन बाय वन मैं इन्फिनिटी से ला कर यहाँ रखूँगा, आई मीन असेंबल करूँगा। मैं कौन हूँ, एक्सटर्नल एजेंट हूँ। कैसे इनको कैरी करूँगा, वेरी स्लोली, बहुत धीरे धीरे लेकर आऊँगा, इन द एब्सेंस ऑफ ग्रेविटी एंड फ्रिक्शन। माना गया है कि यहाँ पे ग्रेविटी फोर्स 0 है और फ्रिक्शनल फोर्स भी 0 है। तो इन्फिनिटी से इनको बहुत धीरे धीरे मैं लाकर इस स्पेस में असेंबल कर दूंगा। इस पूरे प्रोसेस में मुझे वर्क करना होगा,
कहते हैं कि जो वर्क मैं करूँगा वो सिस्टम के अंदर स्टोर हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, वो सिस्टम के अंदर स्टोर हो जाएगा। उसी को कहते हैं इंटरैक्शन इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। तो बच्चों जो डेफिनेशन बताया उसका मीनिंग ये हुआ, आप बड़े प्यार से समझ लेना। कितने भी चार्जेस होंगे सबको इन्फिनिटी से बारी बारी से तुम लाओगे, ला कर उनको यहाँ पे असेंबल करोगे। इस प्रोसेस में जो तुम वर्क करोगे वही कहलाता है सिस्टम का इंटरैक्शन इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। एज इट, मगर वर्क करने की कुछ कंडीशन होती है कि आप वेरी स्लोली वर्क करोगे, ग्रेविटी को जीरो मानोगे और फ्रिक्शन को जीरो मानोगे, तभी तुम्हारा डेफिनेशन सही माना जाएगा। ये कंडीशन क्यों लगाते हैं? मैकेनिक्स पे जब कमांड हो जाएगा तुम्हें तो उसको समझाया जा सकता है। अभी पूरी मैकेनिक्स तुम ठीक से पढ़े नहीं हो, तभी समझाने में दिक्कत होगी, इसलिए अभी तुम रट लो। जब पूरी मैकेनिक्स में पढ़ा दूंगा तो इसको मैं री एक्सप्लेन कर डालूंगा। तो आपका टॉपिक है इंटरैक्शन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिंगल पॉइंट चार्ज इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। प्यारे बच्चों, सोन बाई ग्रीन कलर मैं यहाँ पे नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड दिखाया हूँ। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइंस एक दूसरे के पैरेलल नहीं है, कर्विलीनियर है, स्पेसिंग चेंज हो रहा है, तो ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड को नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। इमेजिन करो कि ये फ्री स्पेस है, आई मीन एयर और वैक्यूम है, और इस नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में एक पॉइंट चार्ज को रखे हो तुम, जहाँ पे पॉइंट चार्ज प्लस क्यू को रखे हो वहाँ पे प्री एग्जिस्टिंग पोटेंशियल V मौजूद था। तो जब यहाँ पे इसको ला के रखोगे तो वो इस पोटेंशियल आई मीन इस इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ इंटरैक्ट करेगा और उसके अंदर एक इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी जनरेट हो जाएगी। तो बच्चों इसका फॉर्मूला होता है Q इंटू V। एट अ पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, interaction potential energy of a point charge q comes out Q into V, where V is what? Pre-existing potential at that point. बच्चों इसमें एक कंडीशन बताई गई है। अगर कोई पूछेगा कि डेफिनेशन बताओ, तो डेफिनेशन बच्चों ये होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पहले से मौजूद था, इस पॉइंट पे पोटेंशियल V पहले से मौजूद था, ये फॉरेन चार्ज है, ये पहले इन्फिनिटी पर था, मैं एजेंट हूँ, इन्फिनिटी से प्लस क्यू को बहुत धीरे धीरे ला रहा हूँ, बहुत धीरे धीरे ला रहा हूँ, और ला कर मैं यहाँ पे उसको रख दिया इन द एब्सेंस ऑफ ग्रेविटी एंड फ्रिक्शन। तो मैं एजेंट हूँ, इसको इन्फिनिटी से यहाँ पे ला कर रखने में जितना भी वर्क करूँगा, कहते हैं कि वो इस चार्ज के अंदर स्टोर हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ इंटरैक्शन पोटेंशियल एनर्जी, और उसी का फॉर्मूला आता है Q इंटू V। तो ये इस फार्मूले का मीनिंग हुआ। मैंने डेफिनेशन से समझाने की कोशिश किया कि जब ला के इसको रख दोगे तो इसका इंटरैक्शन पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है Q इंटू V। बच्चों पोटेंशियल में इसका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होता। कहते हैं कि Q को छोड़कर बाकी यहाँ एनवायरनमेंट में जितने चार्जेस होंगे अगल बगल, उन सभी की वजह से यहाँ पे जो पोटेंशियल था वो V था। इस V को न्यूमेरिकल्स में जब V निकालोगे तो इस वाले Q का कोई रोल नहीं होगा, इसका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होगा, और Q के अलावा जितने भी चार्जेस होंगे सबकी वजह से V निकालोगे। इसीलिए V को यहाँ पे कहा जाता है V इज प्री एग्जिस्टिंग पोटेंशियल एट दैट पॉइंट। इसको अच्छे से समझ लो, इसको कैलकुलेट करने में इस Q का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होता। इंटरैक्शन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ टू पॉइंट चार्ज सिस्टम। बच्चों इस फिगर में Q1 Q2 टू पॉइंट चार्ज दिखाए हुए हैं। आई मीन इनकी साइज की तुलना में ये जो डिस्टेंस है ये 100 गुना से ज़्यादा बड़ा है।
इस पूरे सिस्टम की इंटरैक्शन पोटेंशियल एनर्जी, पहले मैं डेफिनेशन बता दूं फिर फॉर्मूला सिखाता हूँ। माना गया था कि Q1 लेफ्ट साइड में इन्फिनिटी पे था और Q2 राइट साइड में इन्फिनिटी पे था, और मैं हूँ एजेंट, Q2 को इन्फिनिटी से ला रहा हूँ, यहाँ रख दिया, Q1 को इन्फिनिटी से ला रहा हूँ, यहाँ रख दिया, स्मॉल आर डिस्टेंस पे दोनों को ला के रख दिया, आमीन असेंबल कर दिया। इन दोनों को इन्फिनिटी से ला कर रखने में मैं वर्क करूँगा, और जितना वर्क मैं करूँगा वो इस सिस्टम की इंटरैक्शन पोटेंशियल एनर्जी कहलाएगा। बच्चों, इसको हम लोग डिराइव करेंगे वॉल्यूम 2 में, और उस डिराइव करने के बाद ये फार्मूला आता है, इंटरैक्शन यू का फार्मूला पूरे सिस्टम का 1/4πε0 Q1 Q2/R आता है। बच्चों, इसमें 3 क्वेश्चन का एक ही जवाब होगा। अगर कोई पूछेगा कि Q1 की इंटरैक्शन यू बताओ, सेम आंसर। Q2 का इंटरैक्शन यू बताओ, सेम आंसर। और Q1 Q2 का कंबाइंड इंटरैक्शन यू बताओ, सेम आंसर। बच्चों, तीनों क्वेश्चन का एक ही आंसर क्यों होता है, और जब मैं डेरिवेशन आपको सिखाऊंगा वहाँ समझा पाऊंगा। अभी आप रटे रहो कि खाली Q1 का पूछेगा तो भी यही आंसर, खाली Q2 का पूछेगा तब भी यही आंसर, दोनों का कंबाइंड पूछेगा तब भी यही आंसर होता है। इसको लर्न किए रहो। फिर होगा इंटरैक्शन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 3 पॉइंट चार्ज सिस्टम। बच्चों, इस डायग्राम को देखो, ये कोई ट्रायंगल है। ट्रायंगल के वर्टिसेस पर Q1 Q2 Q3 ऐसे रखे हुए हैं। ये कहलाएगा 3 पॉइंट चार्ज सिस्टम। ये डिस्टेंस है R12, ये है R23, ये है R31। पूरे सिस्टम का तीनों का कंबाइंड इंटरैक्शन यू पूछेगा। तो बच्चों, डेफिनेशन तो बार बार वही होगा। माना जाएगा कि तीनों इन्फिनिटी पर थे, मैं एजेंट हूँ, बारी बारी से इनको इन्फिनिटी से लाता हूँ और वर्टिसेस पे रखता हूँ वेरी स्लोली इन द एब्सेंस ऑफ ग्रेविटी एंड फ्रिक्शन, और जितना भी वर्क मैं करता हूँ वो यहाँ स्टोर हो जाता है, और वही इंटरैक्शन यू कहलाता है। तो बच्चों, लंबे डेरिवेशन के बाद पता चलता है कि इसमें 3 टर्म आते हैं। ये जो सिस्टम का इंटरैक्शन यू है, पहला टर्म U12, दूसरा टर्म U23, तीसरा टर्म U31, इन तीनों का टोटल सम सिस्टम का टोटल इंटरैक्शन यू के बराबर है। U12 को लिखते वक्त Q1 Q2 का पेयर बनाओ, U23 को लिखते वक्त Q2 Q3 का पेयर बनाओ, U31 को लिखते वक्त Q3 Q1 का पेयर बनाओ, और एक पेयर का जो यू लिखना सिखाया गया ऊपर वही फॉर्मूला इस्तेमाल करो। तीनों पेयर में से ये कॉमन आएगा, फ्री स्पेस मान लो, तो U12 में बचेगा क्या, Q1 Q2 अपॉन R12, और U23 में क्या बचेगा, Q2 Q3 अपॉन R23, और U31 में क्या बचेगा, Q3 Q1 अपॉन R31। इसको कॉमन ले लो, इनको सम करो, सॉल्व करो, पूरे सिस्टम का यू आएगा। बच्चों, यहाँ पे एक लिमिटेशन है, न्यूमेरिकल करते वक्त Q1 Q2 और Q3 के न्यूमेरिकल वैल्यूज विथ प्रॉपर साइन रखना चाहिए। मतलब अगर पॉजिटिव है तो प्लस में और नेगेटिव है तो माइनस में, तभी जाके आपको सही आंसर मिलेगा। नेक्स्ट टॉपिक है इंटरैक्शन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन पॉइंट चार्ज सिस्टम। बच्चों, अगर एन पॉइंट चार्जर ले लिए जाए तो पेयर बनाने का आइडिया दे चुका हूँ, ऐसे पेयर बनेगा। इंडिपेंडेंट पेयर बनाओगे दो दो को लेकर, और कोई भी पेयर रिपीट नहीं होना चाहिए।
तो बच्चों इसको सिंबल्स में कैसे लिखा जाएगा, पूरे सिस्टम का इंट्रैक्शन यू क्यू आई क्यू जे अपॉन आर आई जे, सिग्मा आई की लिमिट 1 to n, देन सिग्मा जे की लिमिट 1 to n। लेकिन बच्चों जब भी पेयर बनाओगे डिफरेंट चार्जेस का बनाओगे, आई मीन आई और जे डिफरेंट होना ही चाहिए, रिपीट नहीं होना चाहिए। इसलिए अब कंडीशन लिखा है जे शुड नॉट बी इक्वल टू आई, ये दोनों अलग अलग होना चाहिए। और ये तो कॉमन आ ही जाएगा, और सिग्मा का मतलब समझते ही हो कि इन सब पेयर को लिख के जोड़ना पड़ेगा, तो शॉर्ट में सिग्मा नोटेशन लगता है। बच्चों 1/2 क्यों लगा है, वो इसलिए लगा है कि यहाँ सिर्फ ये बताया गया जे डिफरेंट फ्रॉम आई। जब पेयर तुम बनाओगे तो जैसे एक हो जाएगा Q1 Q2 अपॉन R12, फिर से सुनो, जैसे कि एक पेयर बनाओगे Q1 Q2 अपॉन R12, और एक पेयर बनाओगे इसको 2 ले लोगे, इसको 1 ले लोगे, इसको 2 लोगे, इसको 1 लो। एक पेयर तुम बना डालोगे Q2 Q1 अपॉन R21, Q2 Q1 अपॉन R21। बच्चों न्यूमेरिकली दोनों जो वैल्यूज़ हैं वो सेम आती हैं, दोनों वैल्यूज़ सेम आती हैं, इसलिए कहा जाता है कि आपने एक ही टर्म को 2 बार ले लिया। तो ये पॉसिबिलिटी इसमें हुआ करेगी कि इसमें हर टर्म आप 2 बार ले लोगे, तो ये जो आंसर आएगा वो एक्चुअल ना आके डबल आएगा। तो उसको रेक्टिफाई करने के लिए यहाँ पे 2 से डिवाइड करना पड़ता है। जैसे एक और उदाहरण ले लूँ, आप एक पेयर बनाओगे यहाँ पे Q2 Q3 Q2 Q3 अपॉन R23, और एक पेयर बनाओगे Q3 Q2 Q3 Q2 अपॉन R32। ऐसा ज़रूर बना डालोगी। तुम्हें पता है कि दोनों की न्यूमेरिकल वैल्यू सेम होएगी, यानी कि तुमने पेयर को रिपीट कर डाला है, रिपीट कर डाला है, और रिपीट होना नहीं चाहिए, सभी पेयर इंडिपेंडेंट होना चाहिए। तो हर पेयर यहाँ पे 2 बार आने की पॉसिबिलिटी है, इसलिए एक्चुअल आंसर लाने के लिए यहाँ पूरे एक्सप्रेशन को 1/2 से डिवाइड कर दिया जाता है, और इस तरह से सिंबल्स में फार्मूला बना लिया जाता है, और ये तुम्हारे n पॉइंट चार्ज सिस्टम का इंट्रैक्शन यू कहलाता है। तो बच्चों इंट्रैक्शन यू तो निकालना मैंने आपको सिखा दिया। अब इसमें होगा सेल्फ और इंट्रिंसिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ बिग साइज चार्ज बॉडी। बच्चों सेल्फ एनर्जी या इंट्रिंसिक पोटेंशियल एनर्जी किसी पॉइंट चार्ज का जीरो माना जाता है, इसलिए पॉइंट चार्ज पढ़ते वक्त स्कूल लेवल पे ये थ्योरी बच्चों को नहीं पढ़ाई जाती, कंपटीशन लेवल पे इसमें क्वेश्चन आते हैं। यहाँ पे हेडिंग में लिखा है कि जो सेल्फ एनर्जी आप डिफाइन करने जा रहे हो वो बिग साइज चार्ज बॉडी का डिफाइन करने जा रहे हो। ये जो डेफिनेशन लिखा है ना, इसको मैं सीधे समझा देता हूँ। बच्चों इस डायग्राम में डेरिवेशन आपको वॉल्यूम 2 में दे दूंगा। एक बिग साइज चार्ज बॉडी दिखाई गई है, मान लो कि ये नॉन कंडक्टिंग है, तो इसकी सेल्फ एनर्जी, इस सिंगल चार्ज बॉडी का सेल्फ एनर्जी कैसे डिफाइन होगा। माना जाएगा कि ये छोटे छोटे टुकड़ों से मिलकर ये बिग बॉडी बनी है, चार्ज के बहुत ही छोटे छोटे टुकड़ों से मिलकर ये पूरी बॉडी बनी है। फिर माना गया बच्चों कि ये जो छोटे छोटे टुकड़े हैं उसको मैथ में इन्फिनिटेसिमली स्मॉल पीसेस कहते हैं। ये सभी छोटे छोटे टुकड़े इन्फिनिटी पे फैले हुए हैं, जैसे कि ये वाला इधर इन्फिनिटी पर है, ये वाला इधर इन्फिनिटी पर है, ये वाला इधर इन्फिनिटी पर है, ये वाला इधर इन्फिनिटी पे है। मतलब बच्चों हर दो छोटे टुकड़े के बीच सेपरेशन इनफाइनाइट होना जरूरी है। कोई भी दो टुकड़े साथ में न रखे हों, इसके सभी टुकड़े इन्फिनिटी पे फैले हुए हैं डस्ट पार्टिकल की तरह। ये हाइपोथेसिस है, परेशान मत होना, ये बात धीरे धीरे रियलाइज़ होगी कि डेफिनेशन आखिर ऐसे बनाया क्यों जाता है। वो तुरंत 1 घंटे में समझा देना मुश्किल होता है। ये सभी टुकड़े इन्फिनिटी पे फैले हैं। मैं कौन हूँ? एक्सटर्नल एजेंट।
मैं इन्फिनिटी पर जाता हूँ, बारी बारी से टुकड़ों को लेकर आता हूँ, इन्फिनिटी से बारी बारी से टुकड़ों को लेकर आता हूँ और गिवन शेप और साइज में सभी को असेंबल कर देता हूँ। इनको असेंबल करने में मैं वर्क करूँगा, जितना वर्क मैं करूँगा कहते हैं वो इस सिस्टम में स्टोर हो जाएगा और वही इस सिस्टम की इंट्रिंसिक या सेल्फ पोटेंशियल एनर्जी कहलाएगा। तो प्यारे बच्चों, कंडीशन क्या है कि एजेंट जब टुकड़ों को इन्फिनिटी से लाएगा तो वेरी स्लोली लाएगा, ग्रेविटी जीरो मानेगा, फ्रिक्शन जीरो मानेगा और धीरे धीरे वन बाय वन लाकर इसी शेप और साइज में असेंबल करेगा। तो जो वर्क करेगा वो सिस्टम की सेल्फ एनर्जी होगी। बच्चों, ये डेफिनेशन जो लिखा है ना, वो यही लिखा है, उसको मैंने समझा दिया। अब इसमें दो फार्मूले इंपॉर्टेंट हैं जो कंपटीशन में बार बार पूछे गए हैं। एक होता है सेल्फ एनर्जी ऑफ अ यूनिफॉर्मली चार्ज सॉलिड स्फीयर, दैट इज नॉन कंडक्टिंग। माना गया है कि ये नॉन कंडक्टिंग है, चार्ज पूरे वॉल्यूम में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, स्फीयर का रेडियस आर है, टोटल चार्ज कैपिटल क्यू है। इस पूरे सिस्टम की सेल्फ एनर्जी, बच्चों डेरिवेशन में आपको वॉल्यूम 2 में दूंगा, अभी फार्मूले रटवा रहा हूँ। डिराइव करने पर ये फार्मूला आता है यू सेल्फ 3/5 1/4πε0 क्यू स्क्वायर बाई आर। ये फार्मूला लर्न कर लो, ये न्यूमेरिकल्स में काम आएगा। और ये स्कूल लेवल पे कोई नहीं पढ़ाता, ये बीएससी और बीटेक में पढ़ाया जाता है, मगर कंपटीशन में पूछा जरूर जाता है। इसीलिए जो खाली स्कूल लेवल से पढ़ते हैं वो कंपटीशन नहीं क्वालिफाई कर पाते। एक फार्मूला और सीखो बच्चों, सेल्फ एनर्जी ऑफ अ यूनिफॉर्मली चार्ज थिन स्फेरिकल शेल कंडक्टिंग और नॉन कंडक्टिंग। बच्चों, ये कंडक्टिंग होगा, ये चार्ज इसके सरफेस पर आ जाएगा और पतली सी लेयर बनाएगा, और नॉन कंडक्टिंग होगा तो भी चार्ज की पतली सी लेयर बनाई जा सकती है। लिखा है थिन स्फेरिकल शेल। ये एक हॉलो स्फीयर है जिसकी वॉल थिकनेस वेरी स्मॉल है, इसको कहते हैं थिन स्फेरिकल शेल। इसका मीन रेडियस कैपिटल आर है और टोटल चार्ज कैपिटल क्यू है। बच्चों, डिराइव करने पर इसकी जो सेल्फ एनर्जी आती है वो इतनी आती है, यू सेल्फ इक्वल्स 1/2 इंटू 1/4πε0 क्यू स्क्वायर बाई आर। फार्मूले को लर्न कर लो, न्यूमेरिकल में इस्तेमाल करूँगा। फिर होता है बच्चों टोटल इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ मेनी चार्ज बॉडी सिस्टम। डायग्राम देखो, माना गया है कि इस डायग्राम में n चार्ज बॉडीज हैं, Q1, Q2, Q3 एंड Qn। इनका साइज छोटा होना जरूरी नहीं है, ये बड़ी बड़ी साइज की भी बॉडी हो सकती हैं और ये सब मिलकर एक सिस्टम बना रही हैं। सिस्टम बाउंड्री मैंने इंडिकेट किया है। अगर आपसे कोई पूछे कि इस पूरे सिस्टम का टोटल इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी निकालो तो उसके दो टर्म होंगे बच्चों, U टोटल इक्वल्स U इंटरैक्शन प्लस U सेल्फ। प्यारे बच्चों, ये बड़ी बड़ी बॉडी होंगी तो सब बॉडी का अलग अलग सेल्फ एनर्जी होगा, और अगर ये पॉइंट चार्जेस होंगे तो उसका सेल्फ एनर्जी जीरो माना जाएगा। इमेजिन करो कि ये बड़े बड़े साइज की बॉडीज हैं, तो पहले इसका यू सेल्फ लिखोगे, फिर इसका यू सेल्फ लिखोगे, फिर इसका यू सेल्फ लिखोगे, सभी बॉडीज का यू सेल्फ लिखकर सम कर दोगे तो टोटल यू सेल्फ आएगा। फिर इसमें से दो दो का पेयर बनाओगे, इन दोनों का पेयर बना के यू इंटरेक्शन लिखोगे, फिर इन दोनों का पेयर बनाओगे, फिर इन दोनों का पेयर बनाओगे। तो बच्चों, दो दो को लेकर इंडिपेंडेंट पेयर बनाकर इंटरेक्शन यू लिखोगे और सारा इंटरेक्शन यू यहाँ पे लिखोगे।
और यू इंटरेक्शन और यू सेल्फ दोनों को सम कर दोगे तो पूरे सिस्टम की टोटल पोटेंशियल एनर्जी आपको मिल जाएगी। बच्चों इस तरह का कॉन्सेप्ट आपके स्कूल लेवल में कोई नहीं पढ़ाता क्योंकि उनके सिलेबस के बियॉन्ड होता है। इसीलिए बच्चों को कंपटीशन निकालने के लिए कोचिंग करना पड़ता है या किसी एक्सपीरियंस टीचर से पढ़ना पड़ता है। प्यारे बच्चों, आज मैंने आपको इलेक्ट्रिक डाइपोल कंप्लीट करवाया। नो डाउट न्यूमेरिकल अभी मैं नहीं करा रहा हूँ। जब थ्योरेटिकल पार्ट इसका कंप्लीट हो जाएगा तो मैं ढेरों न्यूमेरिकल एक साथ कराऊंगा। तब तक आप पेशेंस बनाए रहो। और पोटेंशियल एनर्जी के जितने कॉन्सेप्ट होते हैं, कॉन्सेप्ट और फार्मूले आज मैंने एक्सप्लेन किए। होप आपने कम से कम फार्मूला ठीक से देखा होगा, समझने की कोशिश किया होगा। अब नेक्स्ट एपिसोड में मैं क्या करूँगा, इसके आगे बढ़ूँगा बच्चों। स्पेशल प्रॉपर्टीज़ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल में पढ़ाऊँगा। ये भी मैथमेटिकल होगा। और जो मैंने फिजिकल मैथमेटिक्स में पार्शियल डिफरेंशिएशन पढ़ाया था बच्चों, अब वो इस्तेमाल करने का टाइम आ गया है। अब इस चैप्टर में पार्शियल डिफरेंशिएशन इस्तेमाल होगा। तो अगला एपिसोड आपका मैथमेटिकल होगा। आप बहुत ध्यान देना, कंसंट्रेट रहना, वीडियो वॉच करना, मिस नहीं करना, और ये कॉम्पिटिशन्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। मेरे प्यारे बच्चों, इतनी देर तक मेरे साथ पेशेंस के साथ बने रहने के लिए थैंक यू वेरी मच and wish you good day and see you again